तो बच्चों आज का टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, जो सारे क्लास के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगा और इसको सीखने के बाद केमिस्ट्री आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल का ट्रिक देखेंगे, फिर हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल होता क्या है उसके बारे में सीखेंगे, फिर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल का कितना इम्पोर्टेंस है और वो केमिस्ट्री को कैसे आसान बनाता है उसको सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है, कभी ना कार मांगो आलिया से, जॉनी फेंको नहीं, शंकर पार्वती है क्यूट, है जी आगरा का आलू पटना में। यानी 3 लाइन का ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक याद होने से नहीं होगा। ट्रिक अगर आपको याद हो गया कि मतलब कभी ना कार मांगो आलिया से, जॉनी फेंको नहीं, शंकर पार्वती है क्यूट, है जी आगरा का आलू पटना में, ट्रिक का यूटिलाइज चाहिए, याद हो जाएगा और हमें यूटिलाइज करना ही नहीं आएगा तो फिर ट्रिक याद करना कोई काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो सपोज इसको सीखते हैं कि कैसे लिखना है। जैसे हमें याद है, कभी ना कार मांगो आलिया से, कभी ना कार मांगो आलिया से। आपको पता है आलिया भट्ट एक्ट्रेस है, अगर आप उससे कार मांगेंगे तो आप पिटाई खा जाएंगे। ठीक है, तो उससे कार मांगना नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, जॉनी फेंको नहीं, तो जॉनी के लिए ZN, फेंको के लिए FE और CO दोनों आ जाएगा, नहीं के लिए NI आ जाएगा। ठीक है, शंकर पार्वती है क्यूट, शंकर पार्वती हैं क्यूट, ऑब्वियसली भगवान है तो भगवान पता ही है कि वो कितने क्यूट होंगे। फिर तीसरा लाइन क्या है बच्चों, है जी आगरा का आलू पटना में। ठीक है जी के लिए HG, आगरा के लिए AG, आलू के लिए AU और पटना के लिए PT। तो हमें ट्रिक याद करने के बाद 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको बिल्कुल ही रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल खुद से लिखना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल होता क्या है। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, यानी यहाँ पे मेटल का सीरीज होगा और किस बेसिस पे होगा, रिएक्टिविटी पे, यानी यहाँ पे मेटल्स बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पे सेलेक्टिव मेटल जो इंपोर्टेंट मेटल है उसी का सीरीज होगा, क्योंकि अगर हम 80 मेटल्स या फिर 80 प्लस मेटल्स को इंक्लूड कर देंगे सीरीज में तो उस सीरीज को याद रखना टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे सेलेक्टिव मेटल ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल होता क्या है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स आर द सीरीज ऑफ मेटल इन विच मेटल्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ठीक है, यानी जो भी मेटल यहाँ पे लिया गया है ना, उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब क्या है बच्चों, जो टॉप पे आ रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, जो नीचे आ रहा है वो लेस रिएक्टिव है। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब जितने भी मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है ना, उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम। ठीक है, देन आफ्टर मैग्नीशियम। फिर सबसे लेस रिएक्टिव यहाँ पे कौन है, प्लेटिनम। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो टॉप पे, ठीक है, जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो नीचे। आपको पता है निकेल के बाद यहाँ पे क्या आएगा, टीन आएगा, लीड आएगा, ऐसे करके नीचे आएगा। जगह नहीं था इसलिए हमने यहाँ से यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो अब इससे ये जो रिएक्टिविटी सी जो मेटल है, तो पोटासियम सोडियम टॉप पे आता है, तो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा कि पोटासियम या फिर सोडियम मेटल, ये जो पोटासियम मेटल होते हैं या फिर सोडियम मेटल होते हैं ना, इसको केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके क्यों रखते हैं। ठीक है, यानी इसे केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखा जाता है, तो इसे केरोसिन ऑयल के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये इतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है कि अगर हम वाटर में रखेंगे तो वाटर से इतना जल्दी रिएक्शन करेगा, इतना जल्दी रिएक्शन करेगा कि हम वाटर में नहीं रह सकते, और वाटर से रिएक्शन करेगा तो ब्लास्ट जैसा होगा, क्योंकि इतना ज्यादा रिएक्टिव है ना ये, कि मतलब वाटर से भी रिएक्शन कर लेगा। अगर ओपन एरिया में रखेंगे तो एटमॉस्फेयर के गैस से रिएक्शन कर लेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा। तो ना इसे हम ओपन एरिया में रख सकते हैं और ना ही हम इसे वाटर के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही एटमॉस्फेयर के गैस का अटैक होगा या फिर वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तो आपको पता है कि अगर कांटेक्ट होगा तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसे केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, क्योंकि अगर केरोसिन ऑयल के अंदर रखेंगे, यहाँ पे केरोसिन ऑयल है, इसके अंदर अगर सोडियम पोटासियम है, तो जो भी गैस आएगा या फिर वाटर आएगा तो ये सोडियम पोटासियम के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। अगर सोडियम पोटासियम के कांटेक्ट में ऑक्सीजन नहीं आएगा, वाटर नहीं आएगा,
तो सोडियम पोटासियम से रिएक्शन नहीं होगा और सोडियम पोटासियम अपने फॉर्म में रहेगा। तो सोडियम पोटासियम बोथ आर हाईली रिएक्टिव, दैट्स व्हाई बोथ आर इमर्स्ड, बोथ आर केप्ट अंडर द केरोसिन ऑयल। ठीक है, और एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है बच्चों, यही रीजन है कि अगर सोडियम का आग लगे, पोटासियम का आग लगे, तो वहां पे हम वाटर का यूज नहीं करते, क्योंकि वाटर का यूज करेंगे तो वाटर से भी रिएक्शन कर लेगा और वहां पे जो आग है ना, फायर है ना, वो एक्सटिंग्विश नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम पोटासियम टॉप पे क्यों आता है और टॉप पे आने से इसे हम केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं ये पता चला। अब नीचे आप देख रहे हैं सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। आपको पता है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम इसका यूज ज्वेलरी में होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि ज्वेलरी में, नाक में, कान में, तो ज्वेलरी में लोग इसे पहनते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। और अगर आपको पता है कि मेटल ना लस्ट्रस होता है, यानी इसमें चमक होता है, ब्राइट होता है, तो चमकीला होता है ना, तो दिखने में अच्छा लगता है, इसलिए लोग ना इसे ज्वेलरी में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये लेस रिएक्टिव होता है और लेस रिएक्टिव होने से ना इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का गैस, ऑक्सीजन का अटैक या फिर वाटर का अटैक नहीं हो पाता, या फिर होता भी है ना तो इतना स्लो होता है कि मतलब सालों साल चमकीला रहता है, इसलिए लोग इसका ज्वेलरी में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रीजन आपको पता चला रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग टू कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इस सब का यूज ज्वेलरी में क्यों होता है। वैसे ज्वेलरी की बात कर ली जाए ना तो ज्वेलरी में इसलिए भी इसका यूज होता है क्योंकि ये मैलिएबल होता है, यानी पीट पीट के ना इसे छोटे साइज का कर सकते हैं या फिर जिस शेप का चाहे ना उस शेप का कर सकते हैं। मैलिएबिलिटी आप पढ़ चुके होंगे पहले। ठीक है, तो ये सब रीजन है। अब हम समझते हैं बच्चों कि इसका एप्लीकेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जो बहुत आसान है समझना। ठीक है, जैसे हमने कॉपर सल्फेट लिया और आपको पता होगा बच्चों कि कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है बच्चों, ब्लू होता है। तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है, तो इसमें अगर हमने आयरन रखा, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसमें आयरन को रखा तो क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट विल हैपन इफ आयरन इज केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि आयरन यहाँ पे आता है और कॉपर यहाँ पे आता है, यानी आयरन ना रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में कॉपर से ऊपर है। आयरन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में कॉपर से ऊपर है और जो टॉप पे आ रहा है मतलब क्या, वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से लेस रिएक्टिव वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। जैसे अपने डेली लाइफ में अगर जो ज्यादा ताकतवर इंसान है अपने से कम ताकतवर इंसान को हटा देता है, ठीक है ना, और अगर कम ताकतवर इंसान है तो अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान को नहीं हटा पाता है। ठीक ऐसा ही केमिस्ट्री में होता है कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है ना वो अपने से लेस रिएक्टिव वाले को रिमूव कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को याद रखने के बाद पता चल जाएगा। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ से कॉपर रिमूव हो जाएगा, तो आयरन के जगह पे कॉपर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, FeSO4 का फॉर्मेशन होगा और कॉपर डिस्प्लेस होगा तो कॉपर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, तो बाद में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आयरन सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर गायब हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले कॉपर सल्फेट था तब तो ब्लू कलर था, बाद में कॉपर सल्फेट नहीं है, आयरन सल्फेट है। तो आयरन सल्फेट के फॉर्मेशन से ग्रीन कलर आता है, क्योंकि आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन, और कॉपर कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का मेटल। ठीक है, तो इससे ना एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं तो ग्रीन कलर का एक कंपाउंड बनता है और ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस बनता है। ठीक है, जो साइन करता है वो कौन कौन है, तो जो ग्रीन कलर का बनता है डेट इज आयरन सल्फेट, और ब्राउन कलर का जो ब्राइट सब्सटेंस बनता है डेट इज कॉपर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आप इसे पढ़ने के साथ साथ नोट भी कर सकते हैं बच्चों, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि FeSO4 है, ओके, प्लस Cu है, क्या होगा। ठीक है, तो आप रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कॉपर नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में और आयरन ऊपर आता है। तो कॉपर अगर लेस रिएक्टिव है तो क्या कॉपर आयरन को कुछ कर पाएगा,
कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे कम ताकतवर वाला इंसान ज्यादा ताकतवर वाले इंसान को कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक वैसे कॉपर अगर लेस रिएक्टिव आयरन से, तो कॉपर आयरन सल्फेट पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कॉपर को जब आयरन सल्फेट में रखेंगे ना, तो नो रिएक्शन कैन टेक प्लेस, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव कंपेयर टू आयरन। ठीक है, एक बात और याद रखना है आपको, कुछ क्वेश्चन और देते हैं, जैसे हमने सिल्वर नाइट्रेट रखा, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को रखा, तो सिल्वर नाइट्रेट है ना, सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अगर हम कॉपर रखेंगे तब क्या होगा। तो जब आप रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि कॉपर ऊपर आता है, सिल्वर नीचे आता है, यानी कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर लेस रिएक्टिव है। तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है तो सिल्वर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, और यही रीजन है कि सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होगा ना, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होगा, वो आयरन के कंटेनर में नहीं रख सकते, एल्युमिनियम के कंटेनर में नहीं रख सकते, कॉपर के कंटेनर में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम ये सब ज्यादा रिएक्टिव है। तो मान लीजिए ये कॉपर का बर्तन है या फिर आयरन का बर्तन है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट को आपने रखा, तो क्या करेगा, ये जो आयरन का जो एटम होगा वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन नाइट्रेट बना लेगा। तो अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल है ना, तो उसमें ना लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट को नहीं रख सकते, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट। ओके, तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो आयरन ने डिस्प्लेस किया था वो कॉपर को डिस्प्लेस किया था, कॉपर सल्फेट से किया था। ठीक है, ठीक है, अगर आयरन इकलौता रहेगा, कॉपर इकलौता रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट होना चाहिए। तो कोई हाईली रिएक्टिव मेटल है ना, तो हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करता है। ठीक है, ये याद रखना। बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल है तो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस ऐसे ही कर देंगे, ऐसे नहीं करेंगे। लेस रिएक्टिव मेटल है ना, तो उसको सॉल्ट से डिस्प्लेस करेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्ट है और कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर के सॉल्ट से। और एक लास्ट इंफॉर्मेशन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल से, आपने देखा होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में ना हाइड्रोजन प्रेजेंट था। कौन प्रेजेंट था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था। तो आपको पता होगा हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो नॉन मेटल होते हुए भी उसको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में क्यों रखा गया। तो आपको बता दूं कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसे ना आवारा एलिमेंट बोला जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ना एल्कली मेटल यानी लिथियम, सोडियम, पोटासियम से भी मिलता है, और हेलोजन गैस आई मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से भी मिलता है। तो इसे कहाँ रखा जाए इसे पता नहीं चलता, इसलिए इसे आवारा एलिमेंट बोलते हैं। क्योंकि कॉमन लैंग्वेज में आवारा किसको बोलते हैं, हम इधर गए यहाँ भी मिल गया, उधर उधर साइड गए वहां भी मिल गया, उसको आवारा बोलते हैं। तो हाइड्रोजन की ऐसी प्रॉपर्टी है कि हम इसे अल्कली मेटल के साथ भी रख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, और हेलोजन गैस के साथ भी रख सकते हैं, इसलिए ना इसे आवारा एलिमेंट बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोजन को क्यों रखा गया रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में। तो एक्चुअली रीजन ये है क्योंकि हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल which can lose electron, otherwise which can behave like metal। यानी हाइड्रोजन इकलौता नॉन मेटल है जो मेटल जैसा बिहेव कर सकता है। तो जो मेटल जैसा बिहेव करेगा उसे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में रख सकते हैं। ठीक है, और यही रीजन है कि कोई एसिड है, चाहे H2SO4 है या फिर HCl है, ठीक है, तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल अगर आप लाते हैं ना, जैसे आपको पता है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक है, आयरन है, ये सब जब आप लाते हैं, सोडियम वगैरह और ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, कैल्शियम और ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये जिंक जो होगा ना, आयरन जो होगा ना, वो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा एसिड से, या फिर आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा एसिड से। तो जिंक अगर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा बच्चों, यानी हाइड्रोजन के जगह पे अगर जिंक आ जाएगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, जिंक सल्फेट का, और हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा तो कौन सा गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। यानी जब हाईली रिएक्टिव मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो एसिड में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो रिमूव कर दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, और यही रीजन है कि जब मेटल और एसिड रिएक्शन करता है ना, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि हाइड्रोजन गैस
अगर रिलीज हो रहा है तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही था। आज के क्लास में हमने बताया रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल होता क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल का इंपोर्टेंस क्या है, पोटासियम सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों इमर्ज करके रखते हैं, या फिर इसका यूज कॉपर या फिर सिल्वर या फिर गोल्ड का यूज ज्वेलरी में क्यों होता है। फिर हमने बताया कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इन स्पाइट ऑफ इट इज केप्ट इन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।